ज्यादा बलवान होती है। मकर का उपरात क्या बोला? फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट कर ले मकर में तो फर्स्ट पार्ट बुरा होती है। तो आज का जो ज्योतिष का अचूक नियम है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, मेरे ख्याल से आपको बता दिया था। यदि सभी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह त्रिषडाय भाव में हो, 8 और 12 खाली हो, तो व्यक्ति कुल का दीपक होता है। सभी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो और पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो। त्रिषडाय का मतलब होता है 3, 6, 11 में हो। 8 और 12 खाली हो तो व्यक्ति कुल का दीपक होता है। 8 और 12 खाली हो तो व्यक्ति कुल का दीपक होता है। ये ज्योतिष का अकाट्य नियम है, अचूक नियम है, इसको आप लिख लें। आज हम जो शुरू करने चल रहे हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो दशा कल पढ़ेंगे। ये दशा क्या होती है जी? दशा क्या है? हाँ, दशा वो होती हैं जो हमारी दिशा को निर्धारण करती हैं। दशा ही हमारे दिशा को निर्धारण करने वाली होती है। दशा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। हमारे कुंडली में जितने भी योग या दुर्योग होते हैं वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे कुंडली में होते हैं। आज हम सुखी हैं फिर भी हमारी कुंडली वही होती है, जब हम दुखी होते हैं तो फिर भी कुंडली हमारी वही होती है। हम जब जन्म लेते हैं उसी समय हमारा कुंडली बन जाती है और मृत्यु पर्यंत भी वही कुंडली होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य किसी के लगन में बैठा है, आप जितने चाहे ज्योतिषी को दिखा लो, सूर्य लगन में ही होगा। बचपन में दिखा लो या बुढ़ापे में दिखाने जाओ, सूर्य कभी भी सेकेंड भाव उसमें नहीं जाता, वो लगन में ही रहता है। लेकिन फिर भी जब जब हम कुंडली लेकर के जाते हैं तब तब जो ज्योतिषी फल अलग अलग करता है। वो अलग अलग फल इसलिए करता है कि उस समय अलग अलग ग्रहों की दशा चलती है। दशा को और कुंडली को इस तरह से समझ लें, हम जो फोन यूज करते हैं तो फोन में 15-20 ऐप्स होते हैं, लेकिन हमारे स्क्रीन पर एट ए टाइम एक ही ऐप जो होता है वो काम करता है। लेकिन पीछे से जो इंटरनेट जो यूज है, सारे के सारे ऐप हमारे इंटरनेट मेमोरी को यूज करते रहते हैं। लेकिन जिस हम प्रोग्राम फाइल को खोलते हैं तो हमारा 80% मेमोरी वो प्रोग्राम वो फाइल यूज करने लगता है। जैसे कि अभी आपने अपने फोन पे जूम नामक ऐप खोल रखा है, तो ये समझे कि आपके जो फोन का 80% मेमोरी जूम ऐप लिया हुआ है, बाकी 20% मेमोरी में सारे के सारे ऐप अपना काम चला रहे हैं। उसी तरह जब किसी ग्रह की दशा हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में 80% इवेंट उसी ग्रह के होने लगते हैं, बाकी 20% में हमारे 7 ग्रह 6 ग्रह बांट के रहते हैं। जैसे कि कौन से ग्रह बांट के रखते हैं? एक मिनट सर, कौन से, दोबारा रिपीट कीजिए जिस वाली ग्रह लाइन की सर। दशा नहीं चल रही है वो 20% काम करते हैं वो भी? वो सारे के सारे ग्रह 20% में है। अच्छा। हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ता है, हाँ अभी कोई व्यक्ति पढ़ता है
जैसे आप लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन अभी हम ज्योतिष पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 80% प्रभाव अभी हमारा है। आप 80% जो ध्यान अभी हमारे तरफ केंद्रित करके बैठे हैं, जब क्लास ओवर हो जाएगा तो आप फिर 80% ध्यान किसी और काम में लगा लोगे, फिर ये जो ज्योतिष है वो 20% में जाकर के कहीं ना कहीं सिमट जाएगा। आप जब टीवी चैनल देखते हो तो जिस चैनल को चलाते हो आपके पूरे टीवी के स्क्रीन पे आते हैं, बाकी सारे के सारे चैनल किसी न किसी मेमोरी के अंदर टीवी के बैकग्राउंड में बैठे रहती हैं। जब चलाओ, जब वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। उसी तरह सारे के सारे हमारे कुंडली में ग्रह जो है कुंडलिनी मार करके बैठे रहते हैं। हमको जब जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमारे मस्तिष्क पटल पे, हमारे दिमाग में 80% वो काम करने लगती है। तो उसी तरह हमारी कुंडली में 80% वही ग्रह काम करते हैं जिस ग्रह की दशा चलती है। और जीवन में सबसे पहले किसकी दशा चलती है? तो आप ये मान के चलें कि हमारा जन्म जिस नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह होते हैं, तो सबसे पहले उसी ग्रह की दशा हमारे जीवन में चलना प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अब किसी का जन्म यदि अश्विनी माघा मूल नक्षत्र में हुआ है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, अश्विनी माघा मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो हमारा केतु है। तो उसकी दशा केतु के नक्षत्र में हुआ, तो इसलिए उसके ऊपर सबसे पहली दशा केतु की चली। यदि उसका नक्षत्र, उसका जन्म यदि मृगशिरा में होता है तो सबसे पहले उस पर मंगल की दशा चली। यदि आश्लेषा में होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर बुध की दशा चली। ये 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्र में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही हमारी जन्म की राशि होती है। तो सिंपल बात यहाँ पर है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली में जाकर चेक करो कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर उस नक्षत्र स्वामी की दशा चलेगी। जैसे कि आज जो चंद्रमा है वो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में है। आज जो चंद्रमा है पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में है। तो आज किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होगा तो आप लोग बताओ पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का स्वामी कौन है? कौन बताएंगे? शुक्र है सर, शुक्र। तो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का स्वामी जब शुक्र है तो आज किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो सबसे पहले उसके ऊपर शुक्र की दशा चलेगी। शुक्र की दशा 20 वर्ष है, तो जब वो व्यक्ति 20 साल का होगा तो शुक्र की दशा चलेगी। 20 साल बाद फिर 6 साल के लिए सूर्य की दशा आ जाएगी, तो 26 साल तक सूर्य रहेगा। फिर 10 साल के एक लिए मिनट सर, चंद्रमा अभी आ आपने जाएगा। कहा था, तो फिर एक मिनट 36 सर, साल आपने अभी तक पहले कहा था जी जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा सबसे पहले आती है। जी फिर आपने कहा जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह हमारी राशि है। हाँ, वो जो नक्षत्र में होता है वो हमारा नक्षत्र है, जिस राशि में वही हमारा राशि है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? कैसे पता चलेगा? आप बताओ। तो चंद्रमा को चेक करेंगे कि जब व्यक्ति जन्म ले रहा है तो चंद्रमा किस राशि कितने डिग्री पे है और उस डिग्री पे कौन से नक्षत्र हैं और उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसी की दशा चलेगी। तो ये नक्षत्र का डिसाइड वो चंद्रमा बताएगा। ये सारा का सारा सूर्य चंद्रमा से होगा, ठीक ना? अब कोई डाउट है? सर ये 3 नियम वैसे लिखवा दें सर, ये ना आप बोलते चले गए, हमें समझ भी आ गया,
मगर अगर आप लिखवा देंगे तो बड़ा अच्छा हो। लिख लीजिए। हाँ। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र की स्वामी की सबसे पहली दशा होती है। उस नक्षत्र की स्वामी की सबसे पहली दशा होती है। ठीक ना? जी सर। लिखे हाँ। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र में होता है, उस व्यक्ति की वही जन्म राशि और नक्षत्र होता है। उस व्यक्ति की वही जन्म राशि और जन्म नक्षत्र होता है। ठीक ना? और दशा सीक्वेंस, एक मिनट थोड़ा सा, जन्म नक्षत्र होता है। सभी ग्रहों की, तीसरा नियम लिखे हैं, सभी ग्रहों की दशा सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? दशा सीरियल, दशा नंबरिंग, दशाक्रम। हाँ, सभी ग्रहों की दशाक्रम या दशा सीक्वेंस निम्नलिखित होती हैं। निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहले लिखे केतु 7 वर्ष। हाँ, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। गुरु 16 वर्ष, उसके बाद शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, बुध 17 वर्ष। ए टोटल दशा 120 वर्ष की होती हैं। ये टोटल दशा 120 वर्ष की होती हैं, जिसे संस्कृत में विंशोत्तरी कहते हैं। जिसे संस्कृत में विंशोत्तरी कहते हैं। अब देवेंद्र जी बताएंगे कि 120 वर्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, विंशोत्तरी ही कहेंगे। हाँ, विंशोत्तरी का मतलब है एक विंशोत्तरी। हाँ, एक विंशोत्तरी यानी एक और विंशोत्तरी 20 से। हाँ, तो एक को हटा दें तो विंशोत्तरी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे कहेंगे तो एक। सर इसमें एक प्रश्न है सर। सर जी, इसमें ये भोग्य क्या होता है और वो क्या होता है? भोग्य क्या आता है? अभी बता रहा हूँ आपको। तो इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? दशा को विंशोत्तरी दशा। हाँ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 120 ईयर। 120 ईयर दशा। हिंदी में 120 और संस्कृत में विंशोत्तरी। तो सभी लोग इसको विंशोत्तरी के नाम से ही जानते हैं। कुछ ऐसी जो चीजें हैं ना, जिसका हिंदी नाम कोई नहीं जानता, कोई शब्द अपने आप में। हाँ, अब बताओ, मार्क्स का हिंदी नाम क्या है? कौन बताएंगे? अंक।
अंक है, हाँ, अंक का तो होता है महाराज, वो तो डिजिटल होता है। अंक माने तो शब्द होते हैं ना, वो अंक वाले। मार्क्स ही न कहे हैं, मार्क्स न कहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, अंक पत्र कहा जाता है, मार्कशीट, अंक पत्र। नहीं हम मास्क बोलते हैं जो आप नाक में लगाते हो कोरोना से बचने के अच्छा, लिए। वो मास्क। हाँ, तो कौन मास्क समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं मार्कशीट वाला मार्क्स समझा। अरे महाराज, हम मार्क्स की बात कर रहा हूँ। मार्क्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन मुखोटा, बताए? मुखोटा, मुखोटा, मुखोटा। नहीं, मुखौटा अलग होता है मैम। सर गमछा। नहीं तो फिर गमछा। आवरण कहा जाएगा। वो मुखौटा अलग है मैम, मुखौटा कुछ और काम के लिए होता है। आवरण कहा जाएगा कवर के रूप में, आवरण। नहीं, आवरण तो अलग है, आवरण का अलग है महाराज, आवरण शब्द अलग है। मार्क्स में आवरण नहीं आएगा, तो पता नहीं होता है आपको। देखो, सब लोग इतने शिक्षित होने के बाद भी, यहाँ पे सब क्वालिफाइड होने के बाद भी मार्क्स को मार्क्स के नाम से ही समझो। उसी तरह ये विंशोत्तरी है, इतना मतलब प्रचलित हो गया है कि लोग दशा का मतलब विंशोत्तरी मानते हैं। ऐसे जो दशाएं हैं, 42 प्रकार की टोटल दशाएं हैं पूरे ज्योतिष में। जैसे कि 120 वर्ष की दशा है, उसी तरह 42 प्रकार की दशाएं हैं। एक योगिनी दशा है, वो 36 वर्ष की है, टोटल उसकी दशा वर्ष 36 है। एक अष्टोत्तरी दशा है, वो 108 वर्ष की दशाएं हैं। मंडूक दशा है, चर दशा है। हम खुद 20 प्रकार के दशा को जानते हैं, जिसमें से 12 प्रकार की दशा को मैं पढ़ाता हूं प्रोफेशनल तौर पे। लेकिन जब दशा की बात करते हैं तो पराशर जी ने एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा, भाई कुंडली में फल कथन के लिए फलानी नक्षत्र प्रकारेण विवृणमहे दशा विंशोत्तरी चात्र न चाष्टोत्तरी मता। पराशर जी ने कहा कि फल कलयुग के लिए विंशोत्तरी महादशा ही महत्वपूर्ण है, अन्य 41 दशाओं की कोई ज्यादा भूमिका या ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, तो वैल्यू, सर उसके फल नहीं मिलते? वैल्यू तो सिर्फ विंशोत्तरी दशा की है, बाकी सब किसी की वैल्यू नहीं है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं एक पूछ रहा था कि बाकी उन दशाओं के फल ठीक नहीं आते क्या, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, या पता नहीं? अब हाँ, अब करके देखने पड़ेंगे ना। आप सारे के सारे दशाओं को पढ़ोगे, समझोगे, करोगे। लेकिन पराशर जी ने कहा कि विंशोत्तरी दशा सर्वोपरि है, अन्य दशाओं की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो आजकल सब लोग विंशोत्तरी दशाएं करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं कि जो चर दशा में भी, योगिनी दशा में भी विश्वास रखते हैं, फलादेश करते हैं। लेकिन 90% जो ज्योतिषी हैं वो विंशोत्तरी दशा को ही देखते हैं, उसी का फलादेश करते हैं। तो अब आप दशा के बारे में समझ गए, दशा सीक्वेंस समझ गए, सभी दशा के वर्ष समझ गए, और ये भी समझ गए कि कब जन्म लेंगे तो कौन से दशा में जन्म मिलती है। और यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि मान लो अब कोई व्यक्ति, जैसे आज हमारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो लॉर्ड है शुक्र है, तो आज कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसको शुक्र की दशा में जन्म लेनी पड़ेगी। तो शुक्र की दशा 20 वर्ष। अब आज जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 24 घंटा रहता है। आप ऐसे समझें, कोई भी जो नक्षत्र है, जो चंद्रमा है, 24 घंटा एक नक्षत्र में रहता है। तो एक 24 घंटा की वैल्यू 20 वर्ष। हाँ, तो हम ऐसे बोलेंगे 24/20, तो 12 कितना होगा? 10। मान ले कि ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज जो है, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ, तो कल 6 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा।
तो मान लो जी। कोई शाम को जन्म लिया 6 बजे, तो उस समय पूर्वा साढ़ा जो नक्षत्र था वो तो 12 घंटे बीत गया ना, जी। तो उसको बैलेंस कितना मिला? 12 12 घंटा। घंटे। तो उस व्यक्ति के ऊपर तो दशा जो होगी वो शुक्र की होगी, लेकिन दशा तो 20 वर्ष से ही भोग्य बचा ना, बैलेंस दशा तो 10 वर्ष ही बचा ना उसके। जी। जी और सर। कोई आज दिन में 12 बजे जन्म लिया, तो बताओ वहां पर कितनी दशाएं शेष बची उसको? 75% रह गई तो उसमें। 75% सर, 30% 15 चलेगा। 75% का मतलब हो गया 15 वर्ष। जी। हाँ तो जो 12 बजे जन्म लिया तो उसकी जो भुक्त दशा हो गई 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष तो पहले योनि में भोग चुका है, वो जिस योनि में पहले था वहां पर उसने 5 वर्ष दशा भोग लिया। यहाँ पर जो मनुष्य योनि में जिसके परिवार में जन्म लिया है, यहाँ पर एक 15 वर्ष की दशा को भोग करेगा। लेकिन वही आज रात कोई 12 बजे जन्म लेता है तो दशा कितना उसका बैलेंस बचेगा? सर, पूरा हो 10 साल बचेंगे। नहीं, 12 बजे रात को जन्म लेगा तो उसके 30% बचेंगे सर, तीन नहीं सर। तीन कभी भी कभी बचेंगे, 25 ही बचेंगे। हाँ 25। 25। तो यानी कि 5 5 साल। वर्ष दशा उसका भोग्य बचा और हाँ 15 वर्ष दशा उसका भुक्त बचा जो कि बीत चुका है। जी सर। तो हमको हाथ से कैलकुलेशन करना नहीं है, कोई भी कंप्यूटर में जब डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल दोगे ना, तो वो दशा का कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि भाई इतना इसका भोग्य दशा है, इतना इसका बैलेंस दशा है, और जो बैलेंस दशा होगा वो जोड़ देगा। जैसे कि आज कोई व्यक्ति जन्म लिया, रात 12 बजे जन्म लिया, तो 75% पूर्वा साढ़ा नक्षत्र बीत चुका है, 25% भोग गया है, तो 5 वर्ष यानी कि 2020 में 5 जोड़ दो तो 2025। तो रात कोई 12 बजे जन्म लिया है तो 2025 तक उसके ऊपर शुक्र की दशा चलेगी। लेकिन शाम को कोई जन्म लिया है तो 10 वर्ष बैलेंस होने के कारण 2030 तक उसके शुक्र की दशा चलेगी। लेकिन दिन 12 बजे जन्म ले रहा है तो 75% भोग्य का मतलब हो गया 15 वर्ष यदि जोड़ते हो 2020 में तो 2035 तक उसकी दशा चलेगी। सुबह सुबह कोई जन्म लेता है तो डायरेक्ट 20 साल जोड़ दो तो 2040 तक उसकी दशा चलेगी। तो इस तरह से आपका बैलेंस और भोग्य कंप्यूटर कैलकुलेशन करके निकालता है। ऐसे हाथ से भी हम कैलकुलेशन करके दशा को पढ़ाया हूँ, बट यहाँ पर हाथ वाली कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई है। आप डायरेक्ट किसी की कुंडली को आप देख सकते हो। अब देखें, ये जो कुंडली आपके जो सामने है, इसमें जो इसका चंद्रमा है सिंह राशि 5 डिग्री पर बैठा है। सिंह राशि 5 डिग्री पर मूल नक्षत्र आता है, राइट है। आप बताओ इस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले किस ग्रह की दशा चलेगी? केतु की। केतु। क्यों केतु की चलेगी? सर नक्षत्र मूल है, मूल नक्षत्र केतु का है। बहुत ही सुंदर। इन्होंने बताया कि इसका जो जन्म हुआ है वो केतु के नक्षत्र में हुआ है। केतु का नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र में जन्म लिया है। मूल नक्षत्र का जो लॉर्ड है केतु है, तो इसका जो जन्म है केतु के नक्षत्र में हुआ, तो सबसे पहले इस व्यक्ति के ऊपर केतु का नक्षत्र, केतु की दशा चलेगी। तो अब एक मोटा मोटी बताओ, आज 2020 है, इसका डेट ऑफ बर्थ देखो 23/12/1994 है। तो 1994 में जब जन्म लिया तो इसके ऊपर केतु की दशा चल रही थी। तो आज 2020 में इसके ऊपर कौन सी दशा चलेगी, कौन बताएंगे? शुक्र की होगी सर। कैसे आपने बताया शुक्र की होगी? केतु 7 वर्ष तो निकल गया सर, 94 से लेके 2001 तक जो है हाँ। केतु बीत गया। जी, और जी, 2001 के बाद 2021 तक शुक्र की दशा 20 वर्ष की है, वो चलेगी। और 2021 तक शुक्र की दशा चलेगी, यानी कि इस पर अभी शुक्र की दशा चल रही है। चल मान रही है। लो कि यदि शुक्र की दशा थोड़ा बिता करके जन्म लिया हो, मान लो यदि केतु की दशा बिता करके।
हाँ, केतु की दशा बिता करके जन्म लिया हो 5-6 वर्ष, तो अभी इस पर सूर्य की दशा चल रही होगी। जी हाँ, सूर्य की चलेगी सर। हाँ जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सर, एक बताएं चीज कि सेकेंड कुंडली में इसके एक चीज ऊपर बताइए। इसका जन्म के समय किस नक्षत्र की दशा, किस ग्रह की दशा चल रही थी इसके जन्म के समय? चंद्र चंद्रमा मिथुन राशि 8 डिग्री पर है। चंद्रमा मिथुन राशि 8 डिग्री, बुध की चलेगी जी। क्यों? जब जन्म लिया था उस समय किसकी दशा चल रही थी इसके ऊपर, वो बताना है। निकाल पा रहे। 45 के। सर एक बारी बता दीजिए सर, नहीं निकाल पा रहे। आप बताओ मिथुन राशि 8 डिग्री पे कौन सा नक्षत्र होगा? मृगशिरा मिथुन नक्षत्र राशि 8 डिग्री पे कौन सा नक्षत्र होगा? मृगशिरा होगा जी। आर्द्रा होगा कि मृगशिरा होगा? सर आर्द्रा होगा, आर्द्रा। आर्द्रा होगा। 3.26.4, हाँ जी, आर्द्रा नक्षत्र होगा जी, बिल्कुल ठीक। तो आर्द्रा का लॉर्ड कौन है? राहु। राहु, बहुत ही सुंदर। तो अब क्लियर हुआ कि जो सेकेंड कुंडली है इस व्यक्ति के ऊपर जब जन्म लिया तब राहु का नक्षत्र था, तो राहु के नक्षत्र में इसने जन्म लिया। तो इसके ऊपर सबसे पहले राहु की दशा चली, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, केतु, इस तरह से दशा चलेगी। तो सर, आप, इसमें जन्म राशि का क्या महत्व है जी? हाँ, जन्म राशि का कहाँ यूज होता है, जो जन्म की राशि जो होती है? जन्म की राशि शादी के समय जब कुंडली मिलान कराने जाते हैं तब यूज होता है। आप कोई गृह प्रवेश करने जाते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, तो वहां पर राशि नक्षत्र यूज होते हैं। हाँ, जीवन में सारे के सारे शुभ काम, मुहूर्त शास्त्र में इसका ज्यादा वैल्यू है। जी जी जी, ठीक है सर। अब हम महादशा की बात करेंगे तो 5 प्रकार की दशा होती है। एक होती है महादशा, लिख लीजिए। एक होती है अंतरदशा, एक है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा वर्ष में होता है, महादशा होती है वर्ष में होती है। अंतरदशा महीने में होती है, प्रत्यांतर दशा दिनों में काम करती है, सूक्ष्म दशा घंटों में काम करती है और प्राण दशा मिनटों में काम करती है। आप ऐसा समझ लें कि कोई एक मिनिस्ट्री बनानी है, कोई एक मंत्रिमंडल नया बनाना है, तो सबसे पहले उसका एक बड़ा अधिकारी होता है, फिर वो बड़े अधिकारी के नीचे एक छोटा अधिकारी होता है, एक जो बड़ा अधिकारी होता है उसके नीचे 10-12 छोटे अधिकारी होते हैं। अब एक छोटे अधिकारी के अंदर भी बहुत सारे जूनियर अधिकारी होते हैं। उस जूनियर अधिकारी के अंदर भी नीचे बहुत सारे, जैसे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट लेंगे, जैसे कि मुंबई की बात लेंगे तो वहां का एक डीजीपी है, वो क्या नाम है उसका, सिंह कोई है, वो परमवीर सिंह, परमवीर सिंह। हाँ, वो कमिश्नर है। उसकी पुलिस की औकात दिखा दिया है। प्रणव, क्या नाम है, अरविंद गोस्वामी उसके पीछे पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई पिछले जन्म की जानी दुश्मन है, उसको पुलिस की औकात दिखा दी। कोई तो ऐसा हिंदुस्तान में आज जन्म लिया जो पुलिस की उसकी औकात दिखाने के हैसियत रखता है। आज तक किसी ने भी पुलिस की औकात नहीं दिखाई। तो एक डीजीपी होता है, वो डीजीपी के अंदर कम से कम 6 और 7 एसीपी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस।
उस एसीपी के अंदर डीजी होता है, हाँ, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, DIP जो भी हो, उससे के नीचे भी सब इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे भी और भी चीजें होती हैं, कांस्टेबल तक होता है। तो ये बताओ जितने महाराष्ट्र की कांस्टेबल है, चाहे वो हजारों हो, 10-12 हजार होंगे, वो सारा का सारा वो सिंह के लिए काम करते हैं। लेकिन डीजीपी तो एक ही है ना। उसी तरह एमडी एक होता है जिसको बोलते हैं महादशा लॉर्ड। उस एमडी के अंदर 9 असिस्टेंट एडी होते हैं। एमडी महादशा लॉर्ड के अंदर 9 असिस्टेंट, जैसे कि वहां पर 6 या 7 एसीपी हैं, पूरे महाराष्ट्र में 6 या 7 एसीपी हैं जो डीजीपी के अंदर काम करते हैं, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। उसी तरह जो यहाँ पर एक एमडी होता है, उसके अंदर 9 एडी होते हैं, उसको असिस्टेंट दशा बोलते हैं। एडी का मतलब असिस्टेंट दशा, एमडी का मतलब मैनेजिंग, क्या बोलते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ना। हाँ, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, महादशा मैनेज करने वाला होता है। एडी का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो एमडी के असिस्टेंट काम करता है, हाँ, एमडी के लिए काम करता है। और एक एडी के अंदर भी पीडी होता है, हाँ, इसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोल सकते हैं। एक छोटा, उससे भी छोटा हिस्सा में काम करता है। उसी तरह एक सूक्ष्म दशा और प्राण दशा होते हैं, ये छोटे छोटे अधिकारी हैं। तो सोचो एक महादशा में कितने अंतरदशा होंगे, 9, और एक अंतरदशा में कितने प्रत्यांतर होंगे, 9 9 81 हो जाएंगे ना सर। हाँ 81, ठीक है जी, महादशा में 81 हो जाएंगे। हाँ, महादशा के अंदर 81 अंतरदशा हो गए। अब 81 मल्टीप्लाई बाई 9 करो, 729, फिर 729, फिर उसको 7 से करो, 9 से करो, तो 9 से, कितने हो जाएंगे, हजारों हो जाएंगे हमारे हाँ अंतर। जी, हाँ जी, 6600 हो गए जी। हाँ, लेकिन अब उतना हम नहीं जाएंगे, अब उतना जानेंगे तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। हम एक एक को पढ़ते हैं, हम एक एमडी को लेते हैं, जैसे कि एक डीजीपी को ले लिए और एक एसीपी को ले लिए, तो हम बात करते हैं कि अब एसीपी और डीजीपी क्या काम करेंगे। तो अब दो चीज होता है कि जैसे कि एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो या तो एमडी का मित्र हो सकता है या तो शत्रु हो सकता है, सिंपल सी बात है। यदि असिस्टेंट डायरेक्टर, यदि डायरेक्टर का यदि सपोर्टिंग हो गया, तब समझो कि पूरा, अब देखो यूपी के डीजीपी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, इतनी मीडिया वाली है। यहाँ पर भी तो कांड हुआ, यहाँ पर भी तो हाथरस में कांड हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। इसलिए नहीं पूछ रहा है कि यहाँ का जो एमडी है वो योगी है, और यहाँ का जो एडी है, एमडी और एडी दोनों ही बीजेपी के हैं, तो कमिश्नर भी, डीजीपी बीजेपी का है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। जब एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे तो कोई भी बड़े से बड़े काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन यदि एडी एमडी का यदि शत्रु हो गया, अब देखो महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं है, वहां का जो एडी है वो उद्धव है, वहां का जो एमडी है वो मोदी है, तो महाराष्ट्र का ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि
एएमडी और एडी आपस में शत्रु हैं, तो ये दोनों का काम एक ही होता है। देखो हमारे कुंडली में एएमडी और एडी का काम होता है कि हमारा काम कराना। ये देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जनहित की काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी जनहित की काम कर रही है। जब दोनों जनहित की काम कर रही हैं तो दोनों में वैचारिक मतभेद क्यों? बताओ, जब आपको भी मेरा उन्नति करना है और मोदी को भी जन कल्याण करना है, सबका साथ सबका विकास चाहिए, योगी भी सबका विकास चाह रहा है, लेकिन दोनों का विकास हो क्यों नहीं पा रहा? आज तक मुझे आपको समझ में आए तो कभी बता देना। मुझे तो ये चीजें कभी समझ में नहीं आती हैं कि सभी नेताओं का एक ही उद्देश्य है जन कल्याण करना, तो फिर भी जन कल्याण नहीं कर पाते हैं। दो पार्टी की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर जब भी सूर्य की महादशा में यदि शनि का अंतर्दशा आता है तो युद्ध होता है, तो ये खतरनाक दशा होती है। तो आप एक समझ गए कि एक महादशा के अंदर 9 अंतर्दशा, एक अंतर्दशा के अंदर 9 प्रत्यांतर दशा, एक प्रत्यांतर दशा के अंदर 9 सूक्ष्म दशा तथा 9 सूक्ष्म दशा के अंदर एक सूक्ष्म दशा के अंदर 9 प्राण दशा होती है। तो टोटल दशाएं ऐसी हैं और हमारे जीवन को यही दशा मैनेज करके चलती है। तो नॉर्मल है तो मान के चलो कि जैसे सूर्य की दशा में शनि का अंतर आता है तो बुरा फल देगा, बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर आता है तो बुरा फल देगा, लेकिन यदि बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर आता है तो एमडी और एडी दोनों ही मित्र हो जाते हैं, बहुत ही सुंदर फल देने वाला होगा। तो नॉर्मल में दशा फल में आप एकदम क्लियर समझ जाओ कि कोई सी ग्रह का एमडी है और एडी उसके मित्र ग्रह का आता है तो वो दशा काफी हद तक अनुकूल फल देने वाली होती है। लेकिन एमडी का शत्रु एडी आता है तो उस दशा पीरियड में परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप बताओ, महादशा अंतरदशा में किसी को कोई डाउट है जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया? जहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ? नहीं जी। अब देखिए हमने यहाँ पर दशा का विभाजन किया तो एक देखो मिनट सर, हमने अगर महादशा जैसे लिया। हेलो एक मिनट सर, जी जैसे मैम। तुला राशि वाले की में बृहस्पति की महादशा आई हाँ तो वो तो अच्छी नहीं होगी। तो अगर हाँ, शुक्र की उसमें अंतर्दशा आ रही है तो सही होगी। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। महादशा के अंदर जब अंतर्दशा तुला राशि वाले की हाँ, बृहस्पति की महादशा चल रही है और जब आप शुक्र की ऐसी अंतर्दशा तुला आएगी राशि तो ठीक वासी है। हटा दो ना, अभी डायरेक्ट मानो बृहस्पति मतलब की महादशा चल रही है। किसकी दशा आप ले रहे हो? दशा बृहस्पति बताओ। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी मैम? वो तो बहुत बुरा होगी। अभी तो मैं बताया अच्छा एमडी और एडी अच्छा, दोनों नहीं वो मित्र होते हैं। अगर ओके जो उसका मित्र अच्छा, लेकिन बृहस्पति में बृहस्पति की अच्छी होगी। हाँ, बृहस्पति में बृहस्पति के बारे में हम सोच सकते हैं, आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये तो बृहस्पति की महादशा है, शुक्र का अंतरदशा आती है तो खराबी है ना। ये तो आपने ऐसा बता दिया है। बताओ, सेंटर में बीजेपी की सरकार नहीं है और बंगाल में नहीं मैं ममता बनर्जी की सरकार है, तो तृणमूल की सरकार है। तो अब बताओ वो स्टेट का उद्धार होगा? नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि वो अगर 7 नंबर की कुंडली है तो आप शुक्र अभी जो है कुंडली 7 लाओ, नंबर मैम का। इसमें राशि का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, राशि का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो क्लियर ही है कि अभी यूपी का उद्धार हो जाएगा, एमपी का उद्धार हो जाएगा। पहले नहीं था, जब सिंधिया नहीं था तब एमपी का उद्धार हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र का, पंजाब का कभी भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एमडी और एडी आपस में शत्रु हैं। दिल्ली का भी उद्धार होने वाला नहीं है मैम। हाँ, दिल्ली का भी नहीं होगा। हाँ, दिल्ली का भी उद्धार अभी होने वाला नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जो एमडी है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक राहु की जैसे राहु की अंतरदशा के बारे में समझाया हूँ। अब देखो राहु की जो ये महादशा है उसमें सबसे पहले राहु का अंतर आया, फिर राहु में गुरु आया, गुरु में शनि, शनि में बुध, फिर राहु में केतु, राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, राहु में मंगल, फिर राहु देखो प्रत्यांतर दशा में राहु
राहु राहु राहु गुरु, राहु राहु शनि, राहु राहु बुध, राहु राहु केतु, राहु राहु शुक्र, राहु राहु सूर्य, राहु राहु चंद्रमा, राहु राहु। अब ये पूरा का पूरा 1 माह 26 दिन के अंदर ये दशा चल रही है। अब राहु में यहाँ पे प्रत्यांतर मिला 18 दिन की। अब 18 दिन में ही 9 प्रत्यांतर प्राण दशा आएंगे। राहु 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 गुरु, राहु 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 शनि, राहु 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 बुध। इस तरह से अंतर फर्दर पार्ट होते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे प्राण दशा हो गया, प्रत्यांतर दशा हो गया या अंतर दशा हो गया, ये सारे के सारे महादशा के लिए काम करते हैं। इसमें सूक्ष्म दशा तो नजर नहीं आ रहा। अब सूक्ष्म दशा बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, इसीलिए हम उसको हटा दिया। अच्छा, वो प्राण के बाद होता है? हाँ, प्राण के भी बाद होता है सूक्ष्म दशा। अच्छा। नहीं, पहले सूक्ष्म दशा आएगा, बाद में प्राण आएगा। वही तो। आप इसको प्राण की जगह पे इसको सूक्ष्म कर लो। हाँ हाँ, ये सूक्ष्म है। हाँ, पहले सूक्ष्म दशा है, फिर प्राण दशा है, ठीक ना। हाँ, तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक ना। अब फलादेश के लिए ना सूक्ष्म दशा और प्राण दशा नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यदि हम किसी को टाइम बताते हैं ना, अपना टाइम, और हमारे टाइम में, रानी वो दोनों गेट खोल के बाहर चले जाएंगे, देख लो उनको, तो उसको बंद कर दो ना, कोई खोल देगा, कोई गाड़ी उड़ी आ जाए। हाँ, तो जो सूक्ष्म दशा और प्राण दशा को हम फलादेश में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। हम किसी को भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताते हैं, तो यदि हम अपने टाइम में 1 मिनट का भी हेर फेर कर दिए तो दशा में कम से कम 4 से 5 दिन का फर्क आ जाता है। सोचे, यदि हमने 5:35 की जगह पे 5:36 कह दिया तो हमारे दशा में 5 दिन का वो हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। हमारे जो इवेंट 5 दिन का या तो आगे या तो पीछे चला जाएगा। और टाइम बताने वाले हमारे पास वो कभी सेकेंड नहीं बताते। हम अपने जीवन में 12-13 साल से ज्योतिष कर रहा हूं, 5 या 6 लोग ही आए हैं जो अपने सेकेंड भी बताए हैं कि 5:38 नहीं तो हम अपने जीवन में हजारों कुंडलियां देखा, सब लोग मुझे आवर और मिनट ही बताए हैं, सेकेंड बहुत कम लोग बताए हैं। तो जो व्यक्ति सेकेंड मुझे नहीं बता रहा है, तो मे भी पॉसिबल उसके सेकेंड में 0 सेकेंड से लेकर के और 59 सेकेंड में कहीं भी डिफरेंट हो सकता है। जब वो कहीं भी खुद डाउटफुल में है अपने सेकेंड को लेकर के, तो हम उसकी कुंडली को सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का विश्लेषण नहीं जाएंगे। क्योंकि 1 मिनट के हेर फेर में जो 4 से 5 दिन का फर्क है, और यहाँ पर सूक्ष्म और प्राण घंटे और मिनट पे है, इसीलिए ज्यादातर ज्योतिषी फलादेश करते समय सूक्ष्म दशा और प्राण दशा को कंसीडर नहीं करते। कितने ज्योतिष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो सूक्ष्म और प्राण दशा देख कर भी फलादेश करते हैं। समझ लो 1 नंबर का गधा बेवकूफ है, इसको कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। यदि ज्योतिष का ज्ञान होता तो कभी भी ये सूक्ष्म और प्राण दशा पर उतना ध्यान नहीं देता। या आपको सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे जब ध्यान देना हो जब सामने वाला अपना सेकेंड भी करेक्ट बता रहा है, तब हम सूक्ष्म दशा प्राण दशा पर ज्यादा वैल्यू डाल सकते हैं। नहीं तो 3 दशा को ज्यादा समझें, एमडी, एडी और पीडी। कोई भी डिपार्टमेंट में काम कराना हो ना, तो जीएम तक तो बात करो। ये जीएम के नीचे वाले जो व्यक्ति है ना, वो चाहे डिसीजन ले चाहे डिसीजन न ले, एमडी, एडी और जीएम, ये तीनों जो डिसीजन ले लेते हैं, इवेंट तो वही होता है उस कंपनी। उसके नीचे वाले व्यक्ति
चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिस्टम बदलने की जो एबिलिटी है एमडी एडी और पीडी के अंदर है, यानी कि हिंदुस्तान के सिस्टम जब बदलेगा, जब हिंदुस्तान का सीएम पीएम और किसी भी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है ये तीनों कुछ चाहेंगे करने के लिए, तभी सिस्टम में चेंजिंग आएगा। यदि ये तीनों नहीं चाहेंगे तो जीवन में कभी भी किसी डिपार्टमेंट की कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमारे कुंडली में भी कोई भी इवेंट हो, या छोटे सर- इवेंट हो या बड़े इवेंट हो, एमडी एडी और पीडी डिसाइड करेंगे। तो आगे हम फलादेश में एमडी एडी और पीडी यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा को ही देखेंगे, उसी का हम फलादेश करेंगे, उसी के अंदर हम फलादेश करने नहीं जाएंगे। हाँ जी मैम बोलें, क्या आपका क्वेश्चन? सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था काफी स्टार्टिंग में कि जो ट्विन्स होते हैं उनमें टाइमिंग में 2-3 मिनट का फर्क होता है, लेकिन उनके वैसे ओवरऑल बहुत डिफरेंस होता है, तो सर वहां पे ये चीज लागू होती है? हाँ जी, वहां पर भी ये चीज लागू होती है कि जो दोनों में 2-3 मिनट का फर्क पड़ गया तो बहुत फर्क पड़ गया ना, फिर हाँ जी, ठीक है सर। बहुत ही फर्क पड़ गया। और वहां पे सब लॉर्ड में भी फर्क पड़ता है, लगन की डिग्री में भी फर्क पड़ता है। यदि 4 मिनट के की अंतराल में भी जन्म लेता है व्यक्ति तो लगन के 1 डिग्री में फर्क पड़ जाता है। लगन की 1 डिग्री में यदि फर्क पड़ गया तो सब कुछ फर्क पड़ जाएगा। फिर कुंडली में 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है, 1-1 मिनट की वैल्यू होती है। ठीक है सर। यहाँ पर देखें, हमने एक महादशा के माध्यम से समझाया आपको। यहाँ पर देखें कि कोई व्यक्ति जन्म लिया है केतु की महादशा में, तो जब ये जन्म लिया तो केतु की दशा 4 वर्ष 2 महीने 3 दिन वो था। तो जब जन्म लिया तो ये जोड़ दिया गया, तो 2012 तक 2012 में जब जन्म लिया तो यहाँ पे 99 तक केतु की दशा चली, फिर शुक्र की दशा आ गई, 20 साल जोड़ दिया तो 2019 तक, फिर 6 साल जोड़ लिया तो 2025 तक सूर्य, फिर 10 साल जोड़ दिया तो 2035 तक, फिर 7 साल जोड़ दिया 2022 तक। तो देखो इस तरह से ये महादशा चल रहा है जीवन से। तो 2012 में 1984 में जन्म लिया और 2012 तक 2112 तक ये जिंदा रहा। मतलब ये जिंदा नहीं रहा, एक प्रकार की मैं बता रहा हूँ, इस तरह से दशा चलती है। और सूर्य की दशा आया तो सूर्य की महादशा में अंतरदशा देखें, सूर्य 6 सर साल इसमें शुक्र की दशा मिसिंग है सर, केतु के बाद शुक्र आएगा ना सर? हाँ तो लिखा है ना शुक्र यहाँ पर। हाँ हाँ, ठीक फिर है। सूर्य फिर चंद्रमा। जी सर। सूर्य की दशा आया तो सूर्य 6 साल की दशा चला, फिर सूर्य में राहु की दशा आई, तो फिर राहु सूर्य बुध, इस तरह से हमारी दशा सॉफ्टवेयर की दिखाते रहते हैं। हमको देख करके समझ जाना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, पहले के जो हाथ से कुंडली बनाते थे तो उतना ही वो दशा लिखते थे जितना दिन तक उसकी जिंदगी होती थी। जैसे कि कोई व्यक्ति 4 ही दशा लिखा और दशा नहीं लिखा, तो पहले की कुंडली में उसको ये पता होता था कि ये 4 ही दशा भोगेगा, 4 ही महादशा भोगेगा, 4 दशा के बाद इसकी मृत्यु या कुछ हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर बिना लॉन्गिविटी किए हुए ही दशा आपको प्रिंट आउट करके दे देता है। 120 वर्ष की दशा, यदि आज जो जन्म लिया 2020 में तो 2021 तक की दशा वो निकाल के दे देता है। अब आप समझो कि कितना दिन तक जिंदा रहोगे, कितना दिन तक मरोगे, एक कंप्यूटर की सरदर्दी नहीं है। तो आपने देख लिया कि दशा 5 होते हैं और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा मिलके काम करते हैं। एक प्रकार के पूरा का पूरा किसी डिपार्टमेंट की सेटिंग है, एमडी से लेकर के और सूक्ष्म दशा तक सारे के सारे ग्रह एक ही ग्रह के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात होती है कि जो कुंडली में है, आपने तो क्लियर मैंने आपको बता दिया कि ये शुक्र की दशा है, ये चंद्रमा की दशा है, ये मंगल की दशा है, ये बुध की दशा है, बृहस्पति की दशा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये बताओ कि कोई व्यक्ति शनि की दशा में तरक्की करता है, कोई बृहस्पति की दशा में तरक्की करता है, कोई बुध की दशा में तरक्की करता है, सब व्यक्ति को अलग अलग दशा में सफलता मिलती है।
और हमने जो आपको पहले पढ़ाया है कि बृहस्पति अच्छा ग्रह है जी, बुध अच्छा ग्रह है जी, शुक्र अच्छा ग्रह है जी, लेकिन किसी को शनि की दशा में ही उन्नति मिलती है तो उस व्यक्ति के लिए शनि अच्छा हो गया, बृहस्पति। अब देखो, किसी व्यक्ति को बृहस्पति की दशा में एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो बृहस्पति की दशा उसके लिए तो बहुत बुरा हो गया ना। तो हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि इस कुंडली में कौन से ग्रह की दशा अच्छा फल देने वाला है और किस ग्रह की दशा बुरा फल देने वाला है। ये हम कुंडली देखकर ही डिसाइड करेंगे, बिना कुंडली दिए देखे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो दशा फल के बारे में हमारे ऋषियों ने जो बताया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शोभा फल प्रदा पतय स्त्रेय साडानाम यदि पाप फल प्रदा। अब यहाँ पर पराशर जी ने क्लियर शब्दों में कहा कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, कि जो सभी त्रिकोण के स्वामी हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ फल देंगे, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड। तो सर्वे त्रिकोण नेतारो, अब चाहे वो शनि क्यों ना हो, चाहे वो मंगल ही क्यों ना हो, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो, यदि वो लग्नेश होंगे, पंचमेश होंगे और भाग्येश होंगे तो उसकी दशा शुभ फलदायी ही होने वाली है, तो उसकी दशा अच्छा फल ही देगा। पतय स्त्रिय साडानाम यदि पाप फल प्रदा, 3, 6 और 11 के स्वामी, पतय स्त्रिय साडानाम 3, 6 और 11 के स्वामी यदि शुभ ग्रह भी होंगे तो वो पाप फल ही देंगे। अभी जो कुंडली में 12 हाउसेस हैं, उन सभी 12 हाउसेस में से आपके 6 हाउसेस के फल नीट एंड क्लीन दिखे। कहा कि भाई 1, 5, 9 के लॉर्ड शुभ फल देंगे, 3, 6, 11 के स्वामी बुरे फल देंगे। तो 3 हमारे अच्छे हो गए, 3 हमारे बुरे हो गए, तो बचे कितने? 6 हाउसेस। कहा कि भाई ये जो 6 हाउसेस हैं इनकी कोई भी नियत नहीं है, ये बिना पेनी के लोटे हैं। यदि ये अच्छे वाले के साथ देंगे तो अच्छे फल देंगे और बुरे वाले के साथ देंगे तो बुरे फल देंगे, ठीक ना। रियल में हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है कि जहां पर 100 फैमिली रहती हैं एक सोसाइटी के अंदर, तो 20 अच्छे होते हैं, 20 बुरे होते हैं। बाकी जो 60 बच गया ना, उनका कोई हम मूल्यांकन नहीं कर पाते कि अच्छे में डालूं या बुरे में डालूं। उनकी रहन सहन जिसके साथ होता है उसको उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। यदि अच्छे वालों के साथ उनका सोसाइटी मिल गया है, संगत है, तो बोलेंगे कि अरे भाई ये मोदी का आदमी है, तो भाई मोदी का आदमी है तो अच्छा हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, चाहे वो साइन बाग में जाके गोली क्यों ना चला दे, चाहे वो कहीं भी कुछ भी कर दे। अगर इनमें जो ग्रह बैठे उनकी दशा भी अच्छा देगी क्या? नहीं, अभी हम लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक।
आप एक एक पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। तो कुंडली में 3 हाउस अच्छे हैं, 3 हाउस बुरे हैं, और 6 हाउस जो है भाई वो बिना, उनका कोई जबान नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, उनकी कोई ईमान नहीं है। तो हाँ बाई चांस सर वो मारक या बाधक हो तब भी भाई, अच्छे फल मारक देंगे? और बाधक का तो दीन ईमान है, वो तो मारक है तो बाधक है तो मारेंगे ही मारेंगे, वो तो बाधा देंगे ही देंगे। लेकिन अच्छे बुरे में डिसाइड नहीं कर सकते ना, अच्छा या बुरा होना। अब देखें, टाउन में रहने वाले 80% व्यक्ति को डायबिटीज है। अब ये डायबिटीज इसलिए है कि वो पूरे भौतिक सुखों से सुशोभित है। जिस प्रकार जो शरीर है मेहनत चाहता है, वो मेहनत नहीं करते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खूब दबा के खाते हैं, एसी में सोते हैं, पैदल चलते भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में उनको डायबिटीज हो गया। अब बताओ डायबिटीज अच्छा है या बुरा है? हाँ हेलो, बुरा है सर, बुरा है सर। कैसे बुरा है? वो पहले मेहनत क्यों नहीं किया? तो ये उस प्रकार के थोड़ी सी बुरे होते हैं। तो मारक और बाधक की थोड़ी सी वो है, वो तो उनके अंदर नियत है, लेकिन वो सुख भी तो देंगे, तो इस तरह से वो करते हैं। तो यहाँ पर जो, अब देखिए जैसे हम इस कुंडली का मूल्यांकन करते हैं, ठीक ना। अब इस कुंडली में जो शनि है वो 3 का लॉर्ड है। अब देखिए जो शनि कहाँ का लॉर्ड है? 3 का लॉर्ड है। क्लियर हुआ? और हाँ जी। 3 का लॉर्ड अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा सर। क्लियर है, क्योंकि भाई 3, 6, 11 के स्वामी बुरे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब 3 का स्वामी बुरा है और 4 के स्वामी की कोई दीन ईमान नहीं है, तो अच्छा का लॉर्ड होगा तो अच्छा फल देगा, और बुरा का लॉर्ड होगा तो बुरा फल देगा। ऐसे में 4 का लॉर्ड होते हुए भी शनि बुरा ही फल देगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। अब एक और कंडीशन होंगे, कोई ऐसे ग्रह भी होते हैं जो एक साथ 1, 5, 9 के भी स्वामी होते हैं, और 3, 6, 11 के स्वामी होते हैं। जैसे इस कुंडली में देखें जो मंगल है वो 3 का, वो लगन लॉर्ड भी है और छठे लॉर्ड भी है। अब बताओ लग्नेश कैसे फल देंगे? अच्छे देंगे, जो कि ऊपर क्लियर करता है। और छठे के लॉर्ड बुरे फल देंगे, तो भाई मंगल कैसा फल देगा? मंगल फंस गया। अब मंगल अच्छा का फल देगा या बुरा का फल देगा? ऐसे स्थिति में हम आगे पढ़ाएंगे कि मंगल कैसा फल देगा, लेकिन अभी के सिचुएशन के लिए समझे कि मंगल यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल न्यूट्रल फल देता है, बहुत अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि मंगल जो है वो 6 का भी लॉर्ड है, लगन लॉर्ड भी है। 6 का मतलब बुरा है, लगन माने अच्छा है, तो यहाँ पर मंगल न्यूट्रल फल देगा, बहुत अच्छा फल नहीं देगा मंगल। अब मुझे राजीव जी बताएंगे कि इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं? सर ये 9 में जो है ये चंद्रमा अच्छा फल दे रहा है सर। बहुत ही सुंदर। 12वां बुध, हाँ, गुरु जो है 12वां जो है 5वें स्थान पे 12 नंबर जो है इसका लॉर्ड जो है बहुत बढ़िया, यानी कि गुरु और चंद्रमा बढ़िया फल दे रहे हैं इस कुंडली के लिए। यानी कि जिसकी भी वृश्चिक लगन की कुंडली हो और उस पर बृहस्पति और चंद्रमा की दशा चली तो बहुत अच्छा फल देगा। बहुत ही सुंदर बताया। अब अनीता जी बताएंगे कि इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो है वो बुरे फल दे रहे हैं। सर एक तो 3 शनि,
हाँ और 6 में है एक मंगल, हाँ मंगल हाँ तो मतलब कि न्यूट्रल हो गया है। हाँ, और 11 6 में बुध। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले हम आगे आते हैं। आगे मैं सब आदमी से एक एक कुंडली के बारे में पूछता हूँ। हाँ, अब ये बताएं, मनमीति जी बताएं, मेष लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बुरे फल दे रहे हैं? सर ये सूर्य अच्छा दे रहा है, जुपिटर अच्छा दे रहा है, और ये मंगल। बहुत ही बढ़िया। और बुरे फल कौन कौन से दे रहे हैं? बुरे फल दे रहे हैं बुध, हाँ हाँ, और ये सर बुध तो 6th में भी बुध ही है। तो ज्यादा ही बुरा हो गया। हाँ, ज्यादा बुरा हो गया वो। और शनि। शनि, बहुत ही बढ़िया। अब मंजू जी आई है कि नहीं आज क्लास में? हेलो, नहीं, मंजू नहीं आई आज क्लास में। अच्छा, मंजू जी आज नहीं आई। सर नहीं आए, वो नहीं आए क्लास में। अच्छा 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 अच्छा। और स्मृति जी सुन पा रही हैं? स्मृति द्विवेदी हाँ जी जी सुन सर। पा रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। आप बताएं, एक कर्क लग्न की कुंडली में कौन ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन ग्रह बुरा फल दे रहा है? कर्क लग्न की कुंडली में मंगल अच्छा फल दे रहा है सर, शुभ फल दे रहा है। बहुत ही सुंदर। शनि अशुभ दे रहा है। हाँ, मंगल शुभ फल दे रहा है सर, जी 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 जी, बहुत ही सुंदर। और शनि अशुभ दे रहा है सर। क्यों अशुभ दे रहा है? क्यों अशुभ दे रहा है? ये नहीं पता सर। अच्छा, और कौन शुभ दे रहे हैं? मंगल क्या राम है? सर इतना ही समझ आया। अच्छा, अनीता जी आप बताएं, इस कुंडली में कौन कौन से शुभ फल दे हाँ जी रहे हैं? सर, मंगल और बृहस्पति शुभ फल दे रहे हैं, और चंद्रमा तो देगा ही और बुध जो है तीसरे में है, वो अच्छे फल नहीं देगा। 9 जो है बृहस्पति यानी कि न्यूट्रल देगा, 6 में भी है और 9 में भी है। और 2 जो शुक्र है वो अच्छे फल नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि अनीता जी इस मैच में अच्छे ज्योतिषी बने के दिखाएंगे। थैंक यू अच्छे से सर। बता रही हैं। अब हम आगे आते हैं। कहता है कि लग्नात व्यय द्वितीय सौ परेशान सहचार स्थानांतरानुगुण्य न भवता फलदायक। इसको भी छोड़ दें। अब कहता है कि भाग व्याधि पत्ते न रंधेशो न शुभ प्रदा स ये शुभ संधाता लग्नादिशो पिचेत स्वयं। आपको यदि ये दिख रहा है तो यहाँ पर कहता है कि भाग व्याधि पत्ते न रंधेशो न शुभ प्रदा, भाग का व्यय होने के कारण, भाग का पतन करने के कारण, भाग का नाश करने के कारण अष्टम स्थान कभी भी शुभ फल नहीं देता, सदैव अशुभ फलदायी होता है। यानी कि भाग का पतन करने के कारण जो अष्टम स्थान है वो बहुत ही अशुभ फल देता है। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली में स्मृति जी ने कहा कि शनि बुरा फल दे रहा है, इन्होंने एकदम सही कहा, लेकिन क्यों बुरा फल देता है इन्होंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं।
क्योंकि जो कर्क लगन की कुंडली आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो शनि है वो अष्टम का लॉर्ड है, और यहाँ पे नियम क्या कहता है नियम कहता है कि भाग व्याधि पत्ते न रंधेशो न शुभ प्रदा, भाग का व्यय करने के कारण, भाग का नाश करने के कारण अष्टम स्वामी सदैव अशुभ फलदायी होता है, सदैव बुरा फल देता है। तो अष्टम स्थान के स्वामी कभी भी बुरा अशुभ फल नहीं देता। इसको एकदम अपने मस्तिष्क में बैठा रहे, अपने डिक्शनरी में बैठा रहे। 8 का स्वामी सदैव अशुभ होता है, सदैव। दूसरे लाइन में कहता है कि स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, यदि खुद लग्नेश अष्टमेश हो जाए तभी शुभ फल देता है। जैसे मेष लगन की कुंडली, मेष लगन की कुंडली में लगन लॉर्ड भी मंगल होता है और अष्टम लॉर्ड भी मंगल होता है। तो मेष लगन और तुला लगन दो ऐसी कुंडली है जहां पर लग्नेश मंगल और शुक्र शुभ फल देता है, अदर सभी कुंडलियों में अष्टम का स्वामी बुरा ही फल देगा। तो एकदम इसको क्लियर कर लें कि हमारे कुंडली में 12 हाउसेस हैं, उन 12 हाउसेस में से 3 हाउसेस बुरे हैं, 3 हाउसेस अच्छे हैं, बाकी 6 हाउसेस जिस ग्रह के साथ संबंध करेंगे वैसे फल देंगे, और अष्टम हाउस जो है वो सबसे बुरा होता है। वेरी बैड, वेरी 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 बैड। यहां तक कि कहते हैं कि अष्टमेश जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव का जड़ से पतन कर देता है, उसका पूरा जड़ से चाणक्य की तरह जड़ से उसको उखाड़ देता है। हाँ, एक बार इंडिया के ऊपर बार बार सिकंदर के जो लोग थे या बाहर के लोग थे, हाँ, वो इंडिया के ऊपर चढ़ाई करते थे और इंडिया पर आक्रमण करके ना इंडिया की सारी ज्वेलरी संपत्ति और यहाँ के लोगों को क्षति पहुंचाते थे। तो एक बार चाणक्य ने अपनी कूटनीति बना करके अपने जो राजा था उस राजा को सिकंदर के लोगों के प्रति युद्ध अभ्यास दे करके उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करा लिया चाणक्य ने। अब उनको छोड़ने के लिए चाणक्य ने 2 शर्तें रखी। पहला शर्त क्या रखा कि हम तुमको जब छोड़ेंगे जब तुम अपनी बहन के साथ हमारी राजा की शादी कराओगे, और दूसरी शर्त यह रखी कि तुम्हारे बहन से जो बच्चा पैदा होगा वो कभी भी इंडिया का राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। अब चाणक्य की आदेश था, राजा ने मान लिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो चाणक्य के पास गया, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के पूछा, महाराज आपने कैसा डिसीजन लिया, पहले बताओ उसकी बहन से हम क्यों शादी करूं, और यदि शादी भी करूं वो मेरी पत्नी हो तो फिर मेरा पुत्र इस मतलब भारतवर्ष का राजा क्यों नहीं बनेगा। चाणक्य ने बताया, जब उसकी बहन से शादी करेगा तो तुम उसका जीजा हो गया, वो मरते उसके सातों खानदान मर जाएंगे लेकिन फिर भी इंडिया के ऊपर आक्रमण के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बहन के हस्बैंड के अहित के बारे में नहीं सोचेगा। तो उसकी बहन से शादी करने के बाद ये परमानेंटली उसके साथ तुम्हारा ये जो बार बार 20 साल 25 साल के बाद आकर के चढ़ाई करते हैं इंडिया के ऊपर, वो तो जीवन में कभी नहीं करेंगे, हमेशा मैत्री रहेगी। दूसरा, उससे उत्पन्न बच्चा यदि राजा बनेगा तो थोड़ा बहुत 20% भी मेंटलिटी उसी की जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की तरफ इंडिया बेच करके तो भग ना जाए।
ठीक है, हाइब्रिड हो चुका है, वर्ण संकर हो चुका है, लेकिन माँ के गुण भी तो उसके दिलो दिमाग में पनपेगा। तो उससे उत्पन्न बच्चे को हम राजा क्यों बनाए? तो देखो चाणक्य कितना दूर तक सोचा, दोनों एकदम संविधान में लिखा, और इसलिए रिटर्न कराया कि कल को पुत्र मोह में, क्योंकि इंडिया की छवि रही है ना कि धृतराष्ट्र को देखो पूरा वंश मिट जाए लेकिन हमारा बच्चा राजगद्दी पर बैठे। तो पुत्र मोह एक ऐसा मोह है जो वो इंडिया को सताता है। तो देखो उससे भी एग्रीमेंट कराया और राजा से भी एग्रीमेंट कराया। तो एक प्रकार की इसको बोलते हैं कूटनीति, जो कुछ भी है। तो यहाँ पर मैं ये बताता हूं, जब वो लग्नेश अष्टमेश होता है तो उसके अंदर दोनों इतनी कूटनीति, इतनी गंभीरता, इतना कुशकुलता आ जाता है कि फिर वो अहित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और भी जो लेकिन ये सिर्फ तुला लगन और मेष लगन के अंदर ही होगा कि जब व्यक्ति खुद अष्टमेश बनता, स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं ना, कि जब वो खुद लग्नेश अष्टमेश बनेगा तभी उसका पतन नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना पतन नहीं करता। तो यहाँ पर जो भाग और व्याधि का जो है, ये अष्टम जो है ये बहुत बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आगे इस अष्टम के बारे में और बृहद रूप से हम पढ़ेंगे। तो एक तो हमारा 3, अष्टम 6, में 8 शनि और हो 11 तो? जी गुरुजी अष्टम में अगर शनि हो तो क्या? और बहुत ही बुरा। नहीं, अष्टम में यदि शनि बैठता है तो सिर्फ लॉन्गिविटी के लिए अच्छा हो जाता है, आयु दे देता है। हाँ हाँ, लॉन्गिविटी तो बढ़ा देता है, लेकिन बीमारी कष्ट भी बढ़ा देता है, बहुत प्रॉब्लम भी बढ़ा देता है। सर मैं एक बात बोलूं इस पे? जी सर मेरे हस्बैंड के अष्टम में शनि है, तो आपने बोला था कि उन कोई बीमारी लगती है और नसों से रिलेटेड बीमारी लगती है। जी 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 जी। तो सर उनको काफी छोटी एज में लाइक 25-26 में डीवीटी हो गया था, जिसकी वो मेडिसिन अभी खाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। अच्छा, तो ये किससे संबंधित बीमारी थी? नसों से। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने आपको कब बताया था कि उनको नसों से बीमारी होगी? नहीं, उनको नहीं, आपने बोला था जब शनि नसों की बीमारी देता है। अच्छा, और जब हाँ वो हाँ अष्टम हाँ हाउस में बैठता है तो वो सबसे पहले वो बीमारी देता है। हाँ, शनि नसों की बीमारी देता है। हाँ, हाँ अष्टम जी। बैठेगा तो देगा। हाँ जी और शनि ऐसा बीमारी देता है जो जीवन में कभी छूटता भी नहीं है। जी। सर वही पॉइंट आ गया कि ये कभी छूटेगी भी नहीं। हाँ हाँ सर अष्टमेश होगा तब भी देगा? हाँ, तो अष्टमेश होगा तो क्यों नहीं देगा सर? वो अष्टमेश होगा तो क्यों नहीं देगा? जब अष्टमेश के साथ लग्नेश होगा तब नहीं देगा ना। और शनि कभी लग्नेश अष्टमेश एक साथ हो ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अष्टम लॉर्ड जहां बैठेगा ना उसका पतन करेगा, जड़ीसोड़ से पतन करेगा। हाँ, चाणक्य की तरह वो इतना गहराई तक जाकर के पतन करेगा कि मत पूछे जीवन में। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक होता है अष्टम लॉर्ड जहां भी बैठता। आप लोग भी देख लो आपका अष्टम लॉर्ड कहाँ बैठा है। सर पर अष्टमेश अष्टम में बैठा हो तो? तुला और हाँ? मेष के केस में नहीं करेगा। हाँ, सर तुला और अष्टम मेष लॉर्ड के केस में अष्टम में ही बैठा हो तब तो सही है, ये तो सही है। अष्टम लॉर्ड अष्टम बैठा है तो सही है, ज्यादा बुरा नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया सर। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब नहीं एक सर, चीज और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर सर एक जैसे चीज। आपने तुला और मेष का कहा हाँ उसमें हाँ बुरा नहीं करेगा, तो अगर तुला लगन में अष्टम में 2 नंबर है तो इसका लॉर्ड कहीं और बैठा है, जो शुक्र शुक्र हो कहीं गया और ना। बैठा है, हाँ, तो तब तो शुभ ही हो गया ना। शुभ क्यों हो गया? नहीं हाँ, आपने तब शुभ हो गया। कहा हाँ हाँ, तब शुभ हो शुभ गया, तब शुभ हो गया, शुभ हो तब गया वो ना। नाश नहीं करेगा। हम्म। यहाँ पर एक चीज और कहता है कि अष्टम आयुख स्थानम अष्टमाम दष्टमम च यतयोरपि व्यस्थान मारक स्थानम उच्यते। कहता है ना 8 जो होता है ना, 7 और 2, इसको हम मारक स्थान बोलते हैं, 2 के स्वामी और 7 के स्वामी को। मारक का मतलब होता है मृत्यु देने वाला है। 2 के स्वामी और 7 के स्वामी हमको मृत्यु देने वाले होते हैं। और उत्तरोत्तरो बलम कहा कि 7 के स्वामी
100% मृत्यु देने वाले होते हैं और 2 के स्वामी 50% मृत्यु देने वाले होते हैं। तो यानी कि 7 के स्वामी ज्यादा बुरा हो गया। जब मृत्यु दे, बताओ कौन व्यक्ति मरना चाहता है? हम तो नहीं चाहते, दुनिया में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सब सुख भोगना चाहते हैं, सब गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी भोगना चाहते हैं, सब आनंद की जिंदगी भोगना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा मतलब दुख कष्ट परेशानी भोगना नहीं चाहता। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति कष्ट परेशानी भोगना नहीं चाहता और जीवन में आनंद लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में सप्तम के स्वामी जब उसको मृत्यु देने के लिए आ जाए तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। तो इसीलिए सप्तम भी बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। अब एक चीज और है, सप्तम तो बहुत बुरा होता है लेकिन साथ में स्पाउस भी होता है। अब बताओ स्पाउस को बुरा करने की हिम्मत किसके अंदर होता है, वो भी देख लो। क्या आप अपने पत्नी को बोल सकते हो कि तुम बुरा हो? हिम्मत है किसी के अंदर इतना? जब नहीं है तो हम उसको अच्छा भी नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सप्तम लॉर्ड बुरा ही है, ये मान के चलो, चाहे हम बोले या ना बोले, लेकिन सप्तम मृत्यु होने के कारण बुरा ही है। लेकिन सप्तम हमारे स्पाउस भी होने के कारण हम उसको ज्यादा बुरा बोलते नहीं या कहते नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में देखो तो सप्तम बुरा ही है। सप्तम मृत्यु तुल्य कष्ट देता ही देता है। सप्तम की दशा बेशक शादी हो जाए, धन संपत्ति दे दे, लेकिन मृत्यु भी देता है। तो सप्तम एक ऐसी हाउस है जो भौतिक आनंद के साथ साथ मृत्यु भी देता है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब बताओ सप्तम को आप अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? आप लोग क्या मानोगे? हेलो, बुरा मानते हुए कह नहीं सकते बुरा। हाँ, बुरा मानते हुए बुरा कह नहीं सकते। अच्छा, बुरा तो मानते हैं लेकिन बुरा कह नहीं सकते। चले, तो रियल में सप्तम हाउस बुरा ही है। उसके स्वामी की दशा चलने पर मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होती है, लेकिन आनंद भी बहुत मिलता है। सप्तम स्वामी पहले राज गद्दी देता है, आनंद की जिंदगी देता है, बाद में मृत्यु देता है। तो शादी तो आनंददायक होती है ना, 1-2 साल बाद ना दिक्कत होती है, पहले तो आनंद ही आनंद होती है ना। तो सप्तम लॉर्ड पहले जीवन में सुख संपन्नता देता है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है? तो जब भी सप्तम की दशा आ जाए, सप्तम में बैठे ग्रहों की दशा आ जाए, तो उसका निवारण कराना बहुत ही जरूरी है। तब ये मान के चलो 3 के स्वामी, 6 के स्वामी, 7 के स्वामी, 8 के स्वामी और 11 के स्वामी, कुंडली में हमारे 5 हाउसेस ऐसे हो गए जिनके स्वामी हमको पूरे फल देते हैं, और 3 हाउसेस ऐसे हो गए जिनके स्वामी हमारे अच्छे फल देते हैं। यानी कि अच्छे लोगों की मात्रा कम है कंपेयर टू बुरे लोग। 3, हमारे 6, जीवन 8, में 11, 12, 3, 6, 8, 11, 12, 7 भी लिखो मैडम। 7 है। 7 12 नहीं, अच्छा 12 नहीं, 12 को कहा मैंने बुरा कहा? ओ सॉरी, तभी मैंने 12 के कंफ्यूजन स्वामी की। कभी बुरा नहीं होता है, ठीक ना? तो यानी कि 3 के स्वामी, 6 के स्वामी, 7 के स्वामी, 8 के स्वामी, 11 के स्वामी बहुत ही बुरा होते हैं। 1, 5, 9 के स्वामी बहुत ही अच्छे होते हैं। यानी कि अच्छा हमारे जीवन में कभी अच्छा समय कम होता है, बुरा समय ज्यादा होता है। तो ये चीज हमको देखना पड़ेगा। आगे आते हैं हम। अब हाउस के बारे में पढ़ रहे थे, अब वहां पर खत्म हो गया, एक मिनट दे दो प्लीज। बैठे हुए ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड होना एक अलग बात है, भाव में बैठना एक अलग बात है। आपने अभी क्या देखा, लगन पंचम नवम के स्वामी सदैव शुभ फलदायी होते हैं। लगन पंचम नवम के स्वामी सदैव शुभ फलदायी होते हैं। तृतीय, षष्ठ, अष्टम और एकादश के स्वामी, तृतीय, षष्ठ, अष्टम और एकादश के स्वामी सदैव अशुभ फलदायी होते हैं।
केंद्र त्रिकोण, केंद्र द्वितीय और द्वादश के स्वामी समफलदायी होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें, सप्तम और द्वितीय के स्वामी मारकेश होते हैं। सेकेंड और द्वितीय के स्वामी मारकेश होते हैं, या सेकेंड और द्वितीय के स्वामी मारकेश होने के कारण बुरे फलदायक होते हैं। आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। आपने भावेशु का फल समझ गए। अब आते हैं भाव। देखो, भाव और भावेश दोनों अलग अलग चीज हैं, एक कभी दोनों को आप मर्ज मत करें। अब भाव की हम बात करेंगे तो केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण और एकादश भाव शुभ होते हैं। केंद्र त्रिकोण और एकादश, केंद्र त्रिकोण और एकादश भाव शुभ होते हैं। यानी कि केंद्र भाव, त्रिकोण भाव और एकादश भाव शुभ होते हैं। छठा, आठवां और 12 भाव अशुभ होते हैं। द्वितीय और तृतीय भाव सम होते हैं। देखो फिर से समझ लें, केंद्र त्रिकोण और एकादश भाव शुभ होते हैं। 6, 8, 12 भाव अशुभ होते हैं। 2 और 3 भाव सम होते हैं। ठीक ना। लॉर्ड की बात करते हैं तो लग्नेश, पंचमेश और भागेश शुभ होते हैं। तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और एकादशेश के भाव शुभ अशुभ होते हैं। केंद्र द्वितीय द्वादश भाव सम होते हैं। अब देखिए, 11 के स्वामी बहुत बुरा होता है, लेकिन 11 भाव बहुत ही शुभ होता है। दोनों में देखो कितना हेरफेर है। यानी कि 11 के स्वामी कुंडली में जो 11th हाउस है, अब यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इस कुंडली में 11th हाउस शनि है, तो 11th हाउस शनि इज वेरी बैड। बट यदि 11th हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो शुभ फल देता है। तो 11 के स्वामी बेशक बुरे होते हैं, लेकिन 11 भाव में बैठे ग्रह अच्छे होते हैं। 12 के स्वामी सम होते हैं, लेकिन 12 भाव में बैठे ग्रह बुरा होता है। 3 के स्वामी बुरे होते हैं, लेकिन 3 भाव में बैठे ग्रह सम होते हैं। तो एक मिनट सर, एक मिनट पहले सर प्लीज लिखने दीजिए। हाँ सर मैं यहाँ पर ये वाले पीपीटी सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। 11th भाव के स्वामी बुरे होते हैं, लेकिन 11th ये सब भाव नोट्स में है बैठे कि ग्रह नहीं अच्छे है? फल देते हैं। जी नोट्स में ये सब लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है महाराज। है? महाराज एकदम लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ हाँ हाँ। कि 12th उसके अंदर 12th लॉर्ड बैठा हो तो बुरा होगा? 12th लॉर्ड सम होता है। 12th लॉर्ड सम होता है। 12 जब उसके अंदर अगर जो धनु लगन की कुंडली और मंगल ही उसके अंदर बैठा हो तो अपने घर का बैठा ना। हाँ जी, तभी तो बुरा भी होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बुरा 12 भी बैठ होगा। गया तो बुरा है ना फिर। अच्छा अच्छा, लेकिन वो अपना घर का भी नाश करेगा सर। जिस घर तो जो सर लॉर्ड वही बुरा है। होना अलग अलग बात है ना, और बल होना अलग बात है ना। मैं पहले ही बताया था, जो ग्रह बलवान होंगे वो अच्छे और बुरे का प्रतीक नहीं है। ठीक है सर, बल अच्छे और बुरे का प्रतीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छे और बुरे का प्रतीक लॉर्डशिप है। आपको दोनों को समझना पड़ेगा कि बुरा क्या बोलते हैं और बलवान किसे बोलते हैं। बुरा आदमी भी बलवान हो सकता है, अच्छा आदमी भी बलवान हो सकता है। ठीक है। अच्छा होना अलग बात है और बलवान होना अलग बात है। बुरा होना अलग बात है और बलवान होना अलग बात है। हाँ, बुरा यदि बलवान होता है तो बोलते हैं कि महाबुरा। सोचो
लालू को पीएम बना दो, भाई वो भी तो बलवान हो जाएगा ना, करेगा क्या वो? हाँ जी जी जी, बिल्कुल ठीक था। तो बलवान होना अलग बात है, बुरा होना अलग बात है ना। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे मंदिर पहुंचना है, 4:45 हो चुके हैं। तो विशेष हम अगले क्लास में मंगलवार के दिन इसके आगे हम पढ़ेंगे। हम मंगलवार के लिए एक होमवर्क देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 12 भावों के लिए शुभाशुभ ग्रह के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब मेष लगन के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं मैं यहाँ पे लिखा हूँ। मेष लगन के लिए सूर्य गुरु शुभ ग्रह है, मंगल सम ग्रह है, बुध और शनि अशुभ ग्रह है, शुक्र जो है वो प्रबल मार्केश ग्रह है। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूँ। मेष लगन के लिए सूर्य और गुरु अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य पंचमेश है, गुरु नौमेश है। हाँ, मंगल सम ग्रह है, क्योंकि लग्नेश होने के कारण अच्छा है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण बहुत ही बुरा है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, इसीलिए चलो इसको हमने सम में रख दिया। बुध और शनि अशुभ ग्रह है, क्योंकि बुध 3 का लॉर्ड है और शनि 11 का लॉर्ड है। ये दोनों बहुत ही बुरा है। शुक्र प्रबल मारक है, क्योंकि 2 और 7 दोनों का लॉर्ड है। तो मेष लगन की कुंडली में यदि सूर्य की दशा चले बहुत ही बढ़िया, गुरु की दशा चले बहुत ही बढ़िया, मंगल की दशा चले तो ठीक है, सम है। बुध की दशा चले तो बुरा है, शनि की दशा चले तो ज्यादा ही बुरा है, शुक्र की दशा चले तो हमेशा इसके सर पे तलवार लटका हुआ है, कभी भी इसकी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आपको 12 लग्नों के लिए ग्रहों को ढूंढना पड़ेगा कि किस लगन के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं और किस लगन के लिए कौन से ग्रह बुरे हैं। तो इस तरह से 12 लग्नों के लिए आपको होमवर्क तैयार करें, क्योंकि आपके पास 3 से 4 दिन का समय है। ठीक ना? ठीक है सर। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं। ओम जय माता दी। जय जय माता माता दी। जय माता। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी।